तो यार लास्ट वीडियो में जो तुमने मेरे को रिस्पॉन्स दिया दैट वाज इनसेन। पता मैं डाउट में था कि ये मेरी वीडियो यूट्यूब पर कैसे परफॉर्म करेगी, क्योंकि मैंने आज तक अपने चैनल पर इतनी लेंथी वीडियो को नहीं डाला था। लेकिन जब तुम लोगों के मेरे को रिस्पॉन्स आया, मेरे मन से सिर्फ एक ही आवाज़ आई, लव यू गाइस। तो यार लास्ट वीडियो अपलोड करने के बाद मेरे को काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई कि मैं के पॉप और कोरियन कल्चर के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं। और ऑनेस्टली मैं तुम्हें बताऊं, मैं वो पर्सन हूं जो के पॉप और कोरियन कल्चर को इतना अच्छे से नहीं जानता था। तो मैंने कोरियन ड्रामा और के पॉप को देखना शुरू करा ताकि मैं अपनी इस वीडियो के लिए एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन को फॉर्म कर सकूँ। और जब मैं इसकी वीडियो की रिसर्च कर रहा था तो मेरे को इसके बारे में कुछ पॉजिटिव साइड भी मिली है, कुछ नेगेटिव साइड भी मिली है। तो मैं पहले बोलना चाहूँगा, अगर मेरी वीडियो वो टॉक्सिक फैंस भी देख रहे हैं जो अपने फेवरेट क्रिएटर के बारे में कुछ भी मीनिंगफुल क्रिटिसिज्म नहीं सह सकते, तो मेरी वीडियो भी छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि मैं थोड़े से व्यूज और लाइक के लिए किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगा। जो चीज गलत है मैं उसे गलत ही बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते अपनी इस वीडियो में आगे। जिन लोगों को अभी भी नहीं पता है के पॉप के बारे में, मैं उन्हें बताना चाहूँगा, तुम के पॉप को ये मान सकते हो कि वो कोरियन म्यूजिक, कोरियन कल्चर, वहाँ के ट्रेडिशन का वो सब कुछ मिक्सचर है। और इसका मैं तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल देना चाहूँगा, BTS। क्या मतलब तुम BTS को नहीं जानते? अगर सच में ये बात है तो भाई कौन सी दुनिया में जी रहे हो। BTS एक फेमस कोरियन बॉय बैंड है, और कोरिया से मेरा मतलब है साउथ कोरिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में तो बस। और ये जो के पॉप आर्टिस्ट है, ये अपनी गानों की मदद से बिलियंस ऑफ डॉलर जनरेट करते हैं अपनी इकोनॉमी के लिए, जो शायद किसी और आर्टिस्ट ने अपनी कंट्री के लिए करा होगा। और ये आर्टिस्ट इतने ज़्यादा फेमस है कि बाकी कंट्रीज़ के आर्टिस्ट भी बहुत कोशिश करते हैं कि वो उनके साथ मिलकर म्यूजिक बना सके, बस उन्हें एक मौका मिल जाए इनके साथ कोलैब करने का। और जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो ये है कि के पॉप में ऐसा क्या है जो इंडिया को 6th हाईएस्ट कंज्यूमर बना देता है के पॉप म्यूजिक का पूरे वर्ल्ड में से, जिसके करीब 15 मिलियन फैंस हैं इंडिया में। 1960s में रॉक एंड रोल आइकन्स का टाइम था। 1980s में माइकल जैक्सन, मैडोना का टाइम आया। 1990s में द स्पाइस गर्ल्स, द बैकस्ट्रीट बॉयज का टाइम आया। बट अब के मॉडर्न टाइम में हमारे पास है BTS, ब्लैकपिंक, एक्सो और भी बहुत सारे फेमस कोरियन बैंड, और जिनका क्रेज हमें आज के टाइम में बहुत देखने को मिलता है। 2012 में एक गाना आया था गैंगनम स्टाइल, और ये सॉन्ग उस टाइम पर बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। यहाँ तक कि हर कोई इस सॉन्ग को सुनता रहता था, और बड़ी बड़ी पार्टीज में, मूवीज में, यहाँ तक कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी हमने देखा था इस सॉन्ग पर डांस करते हुए। और जो पुश कोरियन कल्चर को इस सॉन्ग से मिला था वो शायद किसी और सॉन्ग से मिला हो। और ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ? ड्यू टू इट्स कैची बीट्स और म्यूजिक, क्योंकि लिरिक्स तो वैसे भी किसी को समझ नहीं आ रहे थे। लोग पागल हो गए थे इस सॉन्ग के पीछे, और इंडिया में इसका सबसे ज़्यादा क्रेज मणिपुर में देखने को मिला था। वहाँ के टीवी ऑपरेटर्स ने अपने टेलीविज़न पर कोरियन ड्रामा को टेलीकास्ट करना शुरू कर दिया था। वहाँ के लोग इस चीज़ को काफ़ी पसंद करने लगे थे, और वो कोरियन कल्चर को फॉलो तक करने लग गए थे। इस लेवल का हिट था ये सॉन्ग। अब इस समय जो मेजर रोल रहा होगा वो इनकी फिजिकल अपीयरेंस का रहा होगा, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड के जो लोग होते हैं उनकी फिजिकल अपीयरेंस काफ़ी सिमिलर होती है कोरियन से। एंड देन इसके काफ़ी टाइम बाद हम इंडियंस ने डिस्कवर करा BTS को, एक्सो को, ब्लैकपिंक को, और इन सब के बहुत बड़े फैन हैं इंडिया में। और इस चीज़ का अंदाज़ा हम प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की स्पीच से लगा देते हैं, जब उन्होंने BTS और ब्लैकपिंक को अपनी स्पीच में मेंशन करा था। गुड्स कोरियन पॉपुलर कल्चर हैज़ आल्सो चार्म्ड अस फ्रॉम गंगनम स्टाइल टू कोरियाज बैंड BTS. Our youth are captivated by the tunes of these iconic pop groups, even if many of them have never visited Gangnam. अब तुम्हें लग रहा होगा कि इंडियंस काफ़ी सारे जानते हैं BTS और ब्लैकपिंक के बारे में, बट अकॉर्डिंग टू द सर्वे 33.4% इंडियंस ही के पॉप के बारे में जानते हैं, जिन्हें पता है कि हाँ एक के पॉप चीज़ एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। जो बची हुई परसेंटेज है उन लोगों को के पॉप के बारे में पता नहीं है। सॉरी टू से, जो बची हुई परसेंट है वो एक्चुअली में के पॉप के हेटर्स हैं, और असलियत में वो सॉन्ग्स के हेटर्स नहीं हैं, वो आर्टिस्ट के हेटर हैं। ये लोग आर्टिस्ट को पसंद नहीं करते। इट्स ऑल बिकॉज उन्हें लगता है कि ये गे हैं और बाइसेक्सुअल है और पता नहीं क्या क्या। अगर तुम वहाँ के कल्चर को थोड़ा सा भी जानते हो तो वो लोग वहाँ के क्लीन शेव्ड फेसेस को ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं, और ये लोग उस कंट्री की पर्सनल प्रेफरेंस में आता है। सो हम किसी की पसंद और नापसंद के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते, और किसी आर्टिस्ट और सिंगर को उसकी अपीयरेंस के ऊपर जज करा जाए
मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। इनके काफ़ी सारे गानों में सोशल मैसेजेस छुपे होते हैं और इन सब में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है BTS का लव माई सेल्फ कैंपेन। इन्होंने यूनिसेफ में भी स्पीच दी थी जिसमें इन्होंने काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें बताई थी, हमें गाइड करा था। इन्होंने बताया था कि कैसे आने वाली जनरेशन सिर्फ दारू और लड़कियों में ही सॉन्ग्स में कन्फाइंड होती जा रही है। और सबसे ज़्यादा अच्छा मेरे को इनका कोरियन ड्रामा देखकर लगा कि ये अपनी रूट्स से काफ़ी जुड़े हुए हैं, ये अपने ट्रेडिशन और अपने कोरियन कल्चर को काफ़ी अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं और यही चीज़ मेरे को इनके कोरियन ड्रामा में भी देखने को मिली। अगर हम इंडिया की बात करें, यहाँ पे हमने लोगों को अक्सर कंप्लेन करते हुए सुना होगा कि इंडिया काफ़ी पीछे रह गया, बाकी देश काफ़ी आगे चले गए, इंडिया का क्या होगा और पता नहीं क्या क्या। ये सारी बातें हमने अक्सर सुनी होंगी और इसका सबसे ज़्यादा मेन रीज़न यही है कि यहाँ के लोगों को हमारी इंडियन कल्चर के बारे में पता ही नहीं है। या तो वो हमारे इंडियन कल्चर को छोटा समझते हैं और दूसरे कल्चर को फॉलो करने लग जाते हैं। और यही इम्पैक्ट हमें बॉलीवुड में भी देखने को मिलता है। जितनी फेमस वेब सीरीज़ है, ज़्यादातर में हमने यही देखा है कि वो सिर्फ इंडियन कल्चर की नेगेटिव साइड को ही शो करते हैं, उसकी पॉजिटिव साइड को तो कभी दिखाते ही नहीं है वो। अब हर आर्टिस्ट के फैंस भी होते हैं और स्टैंस भी होते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता कि स्टैंस क्या होते हैं, मैं उन्हें एक्सप्लेन करता हूँ। सो बेसिकली स्टैंस आर दोज पीपल वो फुली डेडिकेट देयर एंटायर लाइफ टू देयर फेवरेट पर्सन। जो लोग पूरी तरह से अपने फेवरेट एक्टर या फेवरेट आर्टिस्ट के लिए पोजेस्ड हो। इन शॉर्ट, वो फुल ऑन अपना अनभक्ति मोड ऑन कर ले और किसी की ना सुने। स्टैंस में ज़्यादातर देखा गया है 13-16 साल के बच्चे होते हैं जो अपने फेवरेट आर्टिस्ट के ऊपर कोई भी मीनिंगफुल क्रिटिसिज्म नहीं सुन सकते हैं और यही सबसे ज़्यादा मेजर रोल बन जाता है सोसाइटी का BTS को हेट करने का। इन शॉर्ट, वो BTS को हेट नहीं कर रहे होते, वो इनके स्टैंड ऑडियंस को हेट कर रहे होते हैं। अब हर किसी के स्टैंड्स होते हैं तो इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं और नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। नाउ लेट्स सी पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ हैविंग स्टैंड्स। तो 2019 में हमारे जंगकुक भैया ने कार चलाते हुए एक एक्सीडेंट कर दिया था क्योंकि उन्होंने ट्रैफिक लॉज को फॉलो नहीं करा था और बाद में इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करा था और इसके बाद ट्विटर पे जंगकुक ट्रेंड करने लग गए थे, जो कि हमारी वर्ल्ड फेमस BTS आर्मी को पसंद नहीं आया क्योंकि उनका इमेजिनरी बॉयफ्रेंड कुछ नेगेटिव रीजंस की वजह से ट्रेंड हो रहा था। तो इस चीज़ों को सॉल्व करने के लिए उन लोगों ने रैंडम टॉपिक्स के ऊपर जंगकुक का हैशटैग यूज़ करके ट्वीट करने लग गए थे ताकि जो रियल इंसिडेंट है उसे हाइड करा जाए। तो मैं बता दूं, इस चीज़ में वो सक्सेसफुल भी रहे थे। जो लोग इस ट्रेंड को देख कर ट्विटर पर जा रहे थे उन्हें 20 मिनट तक तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये ट्रेंड हो क्यों रहा है। लेकिन ये चीज़ गलत है, इन्हें नहीं पता था कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही, क्या हमें करना चाहिए। नाउ लेट्स सी नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ हैविंग स्टैंड्स। इन 2016 कहीं से ह्यूमर्स आए थे कि जो हमारे इमेजिनरी बॉयफ्रेंड है काफ़ी सारी लड़कियों के, वो रियल लाइफ में किसी असली लड़की को डेट कर रहे हैं। और जब ये न्यूज़ बाहर आई तो हमारे जो BTS आर्मी है उनको बहुत बड़ा शौक लगा, तो उन्होंने एक कट फॉर कुकी चैलेंज को शुरू करा। अब जो मेरी इनोसेंट ऑडियंस है वो तो ये सोच रही होगी ना कि फैंस को जब ये न्यूज़ का पता लगा होगा तब उन्होंने कुकी काट कर सेलिब्रेट करा क्योंकि अब उनके फेवरेट बॉयफ्रेंड को रात को पिलो पकड़ के नहीं सोना पड़ेगा। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था। जब ट्विटर पे कट फॉर कुकी हैशटैग ट्रेंड करने लग गया था तो उसमें देखा गया कि लोग ब्लेड से अपने हाथ को कट कर रहे थे और उसकी इमेजेस को ट्विटर पर पोस्ट कर रहे थे और काफ़ी सारे लोगों को इसकी तरफ एनकरेज कर रहे थे कि वो भी इस ट्रेंड को फॉलो करें, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और वो भी ऐसे करें। और ये सब कुछ इस उम्मीद में करा जा रहा था कि शायद हमारे जंगकुक भैया इस चैलेंज को देखें और वो जिस लड़की से डेट कर रहे हैं शायद उससे ब्रेकअप कर ले। एंड दिस इज़ द मेजर रीज़न कि काफ़ी सारे K-pop लेबल्स ने डेटिंग को बैन कर रखा है। तो उनमें से काफ़ी सारे लोगों को हो सकता है पहले से पता हो कि जो उनके खूबसूरत चेहरे होते हैं उसके पीछे छुपा होता है प्लास्टिक सर्जरी, इनसेन ब्यूटी रूटीन, काफ़ी सारी मेडिसिन। और कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी का इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि इट इज़ कंसीडर्ड एज प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है कि इफ़ यू आर नॉट गुड लुकिंग यू कांट इवन अप्लाई फॉर ए नॉर्मल जॉब, क्योंकि जॉब को अप्लाई करने के लिए तुम्हारा जो रेज्यूमे है सबसे ऊपर तुम्हारी ही फोटो लगी होगी। इवन जो वहाँ के कोरियन पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के ग्रेजुएशन या फिर स्कूल पास करने के बाद उन्हें क्या गिफ्ट देते होंगे? तुम ये सोच रहे होगे बाइक, एक्टिवा, मोबाइल फ़ोन? नहीं, वहाँ के पेरेंट्स उन्हें प्लास्टिक सर्जरी कराने बिठा देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि गुड लुक्स इज इक्वल टू गुड फॉर्च्यून। तुम्हारी गुड लुक से तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर है। और लोगों की इसी मेंटालिटी और स्टीरियोटाइप की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट स्टेप्स लेना शुरू कर दिया है। और यही चीज़ हमें वहाँ के आर्टिस्ट के साथ भी देखने को मिलता है। अगर कोई आर्टिस्ट इतना ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं होता है तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है, उसे सॉन्ग्स या फिर उसे जॉब ऑफर नहीं करी जाती है। दिस लीड्स टू ए सुसाइड ऑफ ए आर्टिस्ट। और वहाँ के ऑलमोस्ट बहुत लोग सिर्फ इसी रीज़न से सुसाइड करते हैं क्योंकि वो इनफ गुड लुकिंग नहीं होते। जिस किसी को भी BTS जितना यहाँ वहाँ के कोरियन आर्टिस्ट जितना फेमस होना है तो उनके वहाँ के लेबल्स के साथ उन्हें एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना पड़ता है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम स्लेव क्यों है ये तुम्हें अभी आगे पता लगेगा। अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर साइन होते हो, तुम सिलेक्ट होते हो, तो तुम्हें एक प्रॉपर गाइड मिलेगी, तुम्हें पूरा समझाया जाएगा कि तुम्हें जीरो से हीरो कैसे बनना है, तुम्हें पूरा गाइड करा जाएगा कि तुम्हें स्टार कैसे बनना है।
अब तुम्हारी लाइफ पूरी ये लेबल्स कंट्रोल करेंगे। तुम्हें कब क्या खाना है, तुम्हें कब कौन सी एक्सरसाइज करनी है, तुम्हें कब किससे मिलना है, ये सब कुछ तुम्हारे लेबल से डिसाइड करेंगे। ये तुम्हें पूरा मॉडिफाई करके एक पूरा अच्छा गुड लुकिंग आर्टिस्ट बना देंगे, जैसे इंडस्ट्री में डिमांड है। लेबल्स पूरी तरह से अपने आर्टिस्ट को पपिट्स की तरह ट्रीट करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें अपनी फैमिली मेंबर्स से मिलने से रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट इनका 5-10 साल का खत्म हो जाता है तो लेबल्स की कोई जिम्मेवारी नहीं होती अपने आर्टिस्ट के खिलाफ। और इसके सबसे ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट फीमेल आर्टिस्ट पर पड़ता है। इन फीमेल आर्टिस्ट को कोई काम नहीं पड़ता तो इन्हें मजबूरन प्रोस्टिट्यूशन की तरफ धकेल दिया जाता है। सो लास्ट में तुम्हें बस मैं यही बताना चाहूँगा कि के पॉप म्यूजिक मेरे को सुन के काफ़ी अच्छा लगा एंड देयर के ड्रामा वॉज गोल्ड। मतलब यार मज़ा आ गया देख के। बट किसी को उसकी अपीयरेंस के ऊपर ट्रोल करना दैट्स नॉट गुड। और जो लोग इनके ऊपर थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म नहीं सुन सकते हैं तो यार झेलना सीखो। अब तुम किसी की पसंद और नापसंद को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो भी अपने इंस्टा बायो में #BTS आर्मी को मेंशन करे। तो यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना है। अगर तुम्हें पसंद आई ना प्लीज़ मेरी वीडियो करिए लाइक, कमेंट और शेयर। ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।